हेलो एवरीवन, इनफ ऑफ द वेट। अब वेट नहीं करेंगे उन लोगों का जो लेट लतीफ़ है। एज आई हैव प्रोमिस्ड कि आज मैं ये बताऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। अब इससे पहले कि आंसर राइटिंग पे जाए, आपको ये समझना होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस सेक्शन इज। जब हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के 3 फेजेस हैं, है ना? प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है। और इस फेजेस में जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है वो डिसाइड होता है इन दो से। प्रीलिम्स इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम। ठीक है। मतलब प्रीलिम्स में आप कितने मार्क्स स्कोर करते हैं ये डजेंट मैटर। आपका स्कोर होगा, जो आपकी फाइनल रैंकिंग डिसाइड होगी वो इन्हीं दो से होगी। और मेंस कितने नंबर का है? 1750 का। इंटरव्यू कितने नंबर का है? 275 नंबर का। कुल मिला के होता है 2025। ठीक है। और इस 2025 में बेटा मेंस 1750 नंबर का है। मतलब जो सबसे ज़्यादा वेटेज है, यूपीएससी अगर क्लियर करना है तो मेंस पकड़ लो। ठीक है। सबसे ज़्यादा फोकस ही आपको अपने मेंस में ही करना है। अब ये मेंस में कैसे फोकस होगा? इट विल बी फोकस बाय आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इसलिए क्योंकि मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा इट इज प्योरली सब्जेक्टिव इन नेचर। ठीक है, इट इज प्योरली सब्जेक्टिव इन नेचर। यहाँ पे आपको उत्तर लिखने होंगे व्याख्यात्मक रूप से। ठीक है। और ये 1750 नंबर इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि unless you clear this you will not be able to write appear in interview. Point number one. Second thing, if you are not scoring good here, अगर आप यहाँ अच्छा नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स होंगे वो कम होंगे। ठीक है। और इसका इफेक्ट आपकी फाइनल रैंकिंग पे नजर आएगा। एक बच्चा जो मेंस में 890 नंबर लेकर आता है और अगर इंटरव्यू में वो 110 भी लेकर आता है तो वो 1000 ले आएगा। ठीक है। और अगर वही बच्चा यहाँ 800 ला रहा है तो इंटरव्यू के 275 में से, ठीक है, उसे कम से कम 200 नंबर चाहिए होंगे, तब जाके उसके 1000 आएंगे। ठीक है। मतलब यहाँ उसे कितना स्कोर करना पड़ेगा? 200 आउट ऑफ 275। और ये 110 मतलब लेस देन 50% भी अगर वो ले आता है तो भी वो फाइनल सिलेक्शन में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो मेंस है बेटा, ठीक है, जनरली जो मेंस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। आपको फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट में नंबर डालने के लिए। तो इफ यू आर स्कोरिंग 850 प्लस, अगर आपके मेंस में 850 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं बेटा तो ये डेफिनेट है कि यू विल बी इन द सिलेक्शन लिस्ट। आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, हाँ, बट ये गारंटी नहीं है कि 800 850 नंबर आए तो फिर यू विल गेट फाइनली सेलेक्टेड ओनली। ठीक है। बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा, बट हाँ, मेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच। ठीक है। और इस मेंस को मास्टर करने के लिए यू नीड टू मास्टर द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग को आप लोगों को मास्टर करना पड़ेगा। अब यह आंसर राइटिंग मास्टर कैसे होगी, आपको उससे पहले एग्जामिनेशन का पैटर्न समझना होगा। एग्जामिनेशन के पैटर्न की अगर हम बात करें, सो GS1, GS2 और GS3, ठीक है, इन तीनों ही पेपर में देयर आर 20 क्वेश्चंस।
ठीक है, हर पेपर में 20 क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, 10 क्वेश्चंस 15 मार्कर और 10 क्वेश्चंस 1 सेकेंड, 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्कर एंड 10 क्वेश्चंस आते हैं 15 मार्कर। हाँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, सो दैट मेक्स 100 and 150 together 250, राइट। और जहां तक बात पेपर 4 की है, ठीक है, सो पेपर 4 का जो पैटर्न है दैट इज एथिक्स पेपर। यहां पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। ऑन एन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन थ्योरी सेक्शन से होते हैं और लगभग इतने ही क्वेश्चन आपके केस स्टडी से होते हैं। ठीक है, बट ये जो थ्योरी सेक्शन से 5 से 6 क्वेश्चन है बेटा, इसके सब क्वेश्चंस को अगर हम ऐड कर ले, ठीक है, तो ये लगभग 12 से 13 क्वेश्चन हो जाते हैं 10 मार्कर। ठीक है, क्योंकि ए बी सी ऐसे करके दिए होते हैं 10 मार्क्स के या 20 मार्क्स का कुछ, तो ये ऑलमोस्ट 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ हो जाते हैं। और 5 to 6 केस स्टडीज के ये मान के चलना, एक एक केस स्टडी में तुम्हें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन दैट सिनारियो ये भी 15 क्वेश्चंस के नज़दीक पहुंच जाता है। ठीक है, सो टुगेदर इट मेक्स 250, राइट। उसके बाद द एसे, यहां पर 2 एसे 1250 वर्ड्स ईच, है ना, and one essay consists of 125 marks. And optional varies from option to option. ठीक है, जो ऑप्शनल का पेपर है वो वैरी करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ठीक है, ज़्यादातर ऑप्शनल में कुल 8 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 5 करने हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 5 मैंडेटरी होता है एंड रेस्ट आर द क्वेश्चंस आप ऑल्टरनेटिवली चूज कर सकते हैं एटलीस्ट 1। 2 सेक्शन होंगे तो एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन, दूसरे सेक्शन से 3 क्वेश्चन, वो ऑप्शनल का पैटर्न है। बट आप समझिए कि आपको लिखना कितना है। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, वर्ड लिमिट 150। 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, वर्ड लिमिट 250। टोटल वर्ड लिमिट, टोटल वर्ड्स लिखने हैं, यू नीड टू राइट 4000 वर्ड्स पर पेपर। ठीक है, मतलब 12,000 शब्द आपको इन 3 पेपर में लिखने हैं। और लगभग इतने ही 4 से 5,000 आपको एथिक्स में लिखना है और ऐसे में 2,500 शब्द और। ठीक है, सो दैट मीन्स कि आपके लिए राइटिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और जो जनरली आप लोग मिस करते हो, आप लोग स्किप कर देते हो दिस पर्टिकुलर पोर्शन, आंसर राइटिंग। ठीक है, जबकि आंसर राइटिंग को आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, राइट। अब इस आंसर राइटिंग को समझने के लिए हमें ये देखना होगा सबसे पहले
कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स है जिस पे हमारे आंसर्स चेक करेंगे, या फिर आपके आंसर में कौन कौन सी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स विच नीड्स टू बी देयर इन योर आंसर। ठीक है, सो जो पैरामीटर्स यूज़ करता है यूपीएससी इवैल्यूएशन के लिए, ठीक है, वो ये है। सबसे पहली चीज़ जो आपको देखी जाती है कि कंटेक्स्ट, हिंदी में अगर इसे हम कहें तो इसे कहेंगे संदर्भ। ठीक है, संदर्भ। अब इसको समझना, यूपीएससी बेटा कभी भी हवा में सवाल नहीं पूछता। ठीक है, नेवर एवर यूपीएससी आस्क क्वेश्चंस इन रैंडम। ठीक है, यूपीएससी विल आस्क अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इन कंटेक्स्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रीलिम्स के हिसाब से भी बता देता हूँ, मेंस के हिसाब से भी बता देता हूँ। प्रीलिम्स 2024 में एक क्वेश्चन था एथिक्स कमेटी का, है ना, और मैं पहले भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन कंटेक्सचुअल क्वेश्चन था क्योंकि रिपीटेडली न्यूज़ में था लास्ट ईयर दिसंबर जनवरी के आसपास, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बन जाता है प्रीलिम्स में। उसी तरीके से 2022 का जो मेंस था, वहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने प्रेसिडेंट से और वाइस प्रेसिडेंट से, दो अलग अलग क्वेश्चन थे एंड आई हैव प्रेडिक्टेड इट कि दोनों क्वेश्चन आएंगे और दोनों क्वेश्चन आए। रीजन सिंपल था, 2022 में हमने राष्ट्रपति का भी चुनाव करवाया था और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करवाया। तो सिंपल सी बात है ना, जब चुनाव हो रहा है, न्यूज़पेपर में उन चीजों को कवर किया जा रहा है, तो कंटेक्स्ट बन ही जाता है कि वहां से सवाल यूपीएससी पूछेगा। ठीक है, सो आपको देखना होगा कि किस सवाल को पूछने के पीछे यूपीएससी का क्या कंटेक्स्ट है। ठीक है, अब ये कंटेक्स्ट बेटा, या तो जैसे पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्शन हो सकता है, या फिर कोई इशू हो सकता है। जैसे इस साल अब इलेक्शन हुए हैं, आरपीए से क्वेश्चन आ जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से मेंस में। ठीक है, या फिर बजट या पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से क्वेश्चन आएगा क्योंकि नई लोकसभा का गठन हुआ है, सो वो कंटेक्स्ट है। या फिर मान लो इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमी में किसी तरह का इकोनॉमिक डेटा आया हो, है ना, या फिर विश्व बैंक, आईएमएफ, इनका किसी भी तरह का कोई प्रेडिक्शन आया हो, ये अपनी एनालिसिस या अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करते ही रहते हैं। ठीक है, तो उस सिनारियो में आपको समझना होगा कि ये क्वेश्चन अगर बना है, यूपीएससी ने बनाया है, तो ये क्यों बना है, और ये कंटेक्स्ट समझने के लिए यू नीड टू फोकस ऑन करंट अफेयर्स। ठीक है, आपके लिए करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, न्यूज़पेपर पे ध्यान रखना ज़रूरी है, और न्यूज़पेपर में जितना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट डेटा आ रहा है, इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आ रही है, ठीक है, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट एनालिसिस आ रहा है, दैट नीड्स टू बी देयर। ठीक है, ये डेटा, ये रिपोर्ट, ये एनालिसिस आप कलेक्ट कर लीजिए, इसको दिमाग में बिठा लीजिए, और ज़्यादातर क्वेश्चन में बेटा ये कंटेक्स्ट जो है ना, यही आपका इंट्रोडक्शन बन जाता है। तो अगर आपको कंटेक्स्ट समझ में आ गया, किस क्वेश्चन को यूपीएससी ने क्यों पूछा है, ठीक है, तो आपका आधा काम वैसे ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद द सेकेंड थिंग विच इज इम्पोर्टेंट, और या ये कहूं कि जिस आधार पे आपका आंसर इवेल्युएट होता है, दैट इज द कंटेंट। ठीक है, कि जिस डायरेक्शन में या जिस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछा है, उससे जुड़ी हुई आपने सभी बातें
लिखी है या नहीं लिखी। अब कई बार क्या होता है बेटा, तुम लोग कॉलेज के एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, ज़्यादातर बच्चे कॉलेज के एग्ज़ाम दे रहे हैं। उस सिनारियो में क्या होता है, कॉलेज के एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन का कोई एक वर्ड हाईलाइट करते हो और उसके बेसिस पे लिख लेते हो। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को समझना होगा और एग्जैक्टली ये आइडेंटिफाई करना होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, और जो डिमांड होगी आपको वही सप्लाई करनी पड़ेगी। इकोनॉमी में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा डिमांड एंड सप्लाई का, मांग और आपूर्ति का नियम। तो जिस हिसाब से मांग होगी उस हिसाब से आपूर्ति की जानी चाहिए। ये नहीं कि वो पूछ रहा है स्पीकर के बारे में, आप लिख रहे हो चेयरमैन के बारे में, वो चीज नहीं चाहिए, है ना। सो कंटेंट इज सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रिक्वायर्ड इन योर आंसर, ठीक है। देन द थर्ड एंड फोर्थ थिंग विच इज लुक्ड इन योर आंसर इज इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं बेटा आपके आंसर के। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां कंक्लूजन की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अदरवाइज ज्यादातर क्वेश्चन में कंक्लूजन की जरूरत पड़ती है। और ये भी चीज याद रखना, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके आंसर में, और दिस इज जस्ट 10% ऑफ टोटल वर्ड लिमिट। जो भी क्वेश्चन की शब्द सीमा है उसका 10% इंट्रोडक्शन, 10% कंक्लूजन। मतलब इफ इट इज 150 वर्ड क्वेश्चन, so 15 words का introduction, 15 words का conclusion. If it is 250 words, then 25 words for intro, 25 words for conclusion. इससे ज़्यादा नहीं देना है। अगर इससे ज़्यादा आप दे रहे हैं, इसका मतलब you are compromising with the main body portion of the answer. ठीक है, दिस बॉडी पोर्शन ऑफ द आंसर नीड टू हैव 80% ऑफ वेटेज। सबसे ज्यादा फोकस आपको इस बॉडी पोर्शन पे करना है। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन नो डाउट इंपॉर्टेंट है, बट इसकी वर्ड लिमिट 10% ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और एक बात और याद रख लेना, ये मत सोचना कि बॉडी पोर्शन 80% है तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी याद रखना कि कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलग नंबर होते हैं। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तुम्हारा, तो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन विल कैरी 2 मार्क्स, ठीक है, उसका अलग से मार्क्स होता है। नॉट एसेंशियली कि 2 नंबर ही हो बेटा, बट ये चीज याद रखना उसका अलग से नंबर होता है। सो 2 4 2 2 6 2 इस तरीके से बना दिया जाता है कि इंट्रोडक्शन के 2 नंबर, कंक्लूजन के 2 नंबर और 6 नंबर बॉडी पोर्शन के। तो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स द नेक्स्ट एस्पेक्ट, ये देखा जाता है कि हाउ मेनी फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स आर बीइंग यूज्ड। आप देखिएगा जो स्टूडेंट्स है उनकी आंसर शीट्स भी अगर आपके पास एक्सेस है उसका, तो आप देखेंगे कि वो ज्यादातर चीजों को फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, है ना, किसी तरह का ग्राफ, इस तरीके से बना के रिप्रेजेंट करते हैं। सो द आंसर, जो भी आपका आंसर है, उसको आप अट्रैक्टिव बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने के लिए आप जितने ज्यादा हो सकते हैं फ्लो चार्ट बनाएं। जहां पॉसिबल है आप वहां फ्लो चार्ट ऐड कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक कॉन्सेप्ट ऐसे लिख रहे हैं, है ना, और दूसरा इसी कॉन्सेप्ट को, इसी 5 लाइन को आपने क्या किया, इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, दिस पर्टिकुलर वन इज बेटर वन देन दिस, ठीक है। सो आप लोग जो गलती करते हो
कि आंसर मतलब वो लंबी लंबी कहानियां लिखनी है कॉलेज वाली ना, वो लंबी लंबी कहानियां कॉलेज वाली बिल्कुल नहीं लिखनी है। यहाँ पे आप जितना बेटर तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाओगे, जितना ज्यादा आप उसे प्रेजेंटेबल बनाओगे, ठीक है। मास्टर शेफ देखा ही होगा आपने, ठीक है, या फिर ऐसी चीजें देखी होगी जहां पे जो आपका कंटेंट है उसकी क्वालिटी तो देखी जाती ही है, साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि आप उस कंटेंट को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। कंटेंट ऑर्डिनरी है बट प्रेजेंटेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो नंबर खींच ले जाओगे, ठीक है। बट अगर कंटेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बट प्रेजेंटेशन नॉर्मल है, ठीक है, तो वहां नंबर खींच ले जाना मुश्किल हो जाता है बेटा। इसीलिए while writing answer you need to ensure sufficient use of flowcharts and diagrams। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझना कि हर आंसर में जबरदस्ती फ्लोचार्ट और डायग्राम आप ऐड करो ही करो, बट ज्यादातर केसेस में हो जाते हैं फ्लोचार्ट और डायग्राम ऐड, ठीक है। तो अगर कोई रेयर क्वेश्चन है जहां पे ऐड नहीं ही हो सकता है, ठीक है, तो फिर वहां जबरदस्ती ठूसने की कोशिश मत करना कि नहीं यहां तो मुझे ऐड करना ही करना है, राइट। बट फ्लो चार्ट एंड डायग्राम मस्ट बी एडेड while राइटिंग आंसर। देन कम्स द स्ट्रक्चर, ठीक है। योर आंसर कंसिस्ट ऑफ 3 पोर्शन, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। अब जब हम स्ट्रक्चर की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बॉडी पोर्शन। आपके आंसर जो है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। मींस यहाँ पे आपके आंसर में प्रॉपर फ्लो होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर फ्लो मतलब इफ क्वेश्चन इज हैविंग 3 पार्ट्स, अगर क्वेश्चन में ही 3 अलग अलग प्रश्न पूछे हैं तो आपका आंसर में भी वो 3 पार्ट्स अलग अलग नजर आने चाहिए बेटा, कि दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2, दिस इज पार्ट 3। लिखना नहीं है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बट आपके उस आंसर में नजर आना चाहिए कि हाँ दिस इज अबाउट पार्ट 1, दिस इज अबाउट पार्ट 2, दिस इज अबाउट पार्ट 3। और ये कैसे करेंगे आप? ये करने के लिए आपको प्रॉपर हेडिंग, सब हेडिंग का यूज करना होगा, ठीक है। और इसी को और इम्प्रोवाइज करने के लिए, जैसे अब देखो बहुत सारी चीजें ऐड हो रही हैं, इसी को और इम्प्रोवाइज करने के लिए सब हेडिंग के बाद जो आप आंसर लिखेंगे, दैट आंसर नीड्स टू बी इन पॉइंटर फॉर्मेट, ठीक है। पैरा नहीं लिखेंगे आप, पॉइंटर फॉर्मेट में आंसर लिखेंगे, ठीक है। और एक एक पॉइंट अगर आपका एक एक लाइन का भी है ना, 1 लाइन और मैक्स टू मैक्स 2 लाइन, इवन इन दैट केस इट विल वर्क, ठीक है। ये भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये मत सोचना बेटा कि एक लाइन की कौन सा स्टेटमेंट होता है, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट हुआ जिसमें एक ही लाइन, कम से कम उसको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। यहां पे आपको ये प्रेजेंट करना है कम से कम शब्दों में कि हाउ मच मोर और हाउ कॉम्प्रिहेंसिव इज योर नॉलेजेस, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए आप प्रॉपर हेडिंग दीजिए, सब हेडिंग दीजिए, उसको फिर पॉइंटर फॉर्मेट में हर एक हेडिंग को एक्सप्लेन कर दीजिए, 1 और 2 लाइन, दैट विल ऑल्सो ओके। साथ ही साथ एक और चीज याद रखना, ये जो हेडिंग आप लोग देंगे, दिस हेडिंग शुड नॉट बी लॉन्ग इनफ कि एक लाइन में पूरी हेडिंग आ रही है, ठीक है। हेडिंग शुड बी वेरी क्रिस्प, वेरी कंसाइज एंड वेरी इंटरेक्टिव, वेरी इंटरेस्टिंग वन, ऐसा कि क्लियर आइडिया मिल जाए इवैल्यूएटर को कि इस पोर्शन में आपने लिखा क्या है। उसके लिए पूरा एक सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, जितनी ब्रीफ, जितनी कंसाइज और क्रिस्प आपकी हेडिंग होगी उतना बेटर, उतना इंपैक्टफुल आपका आंसर बनेगा, ठीक है। देन कम्स द वर्ड लिमिट, एंड व्हेन इट कम्स टू वर्ड लिमिट, as I have told you that it is 150 and 250,
अब आप में से कई सारे बच्चे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वो वर्ड लिमिट में नहीं लिख पाते, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ±10% इज ओके, ठीक है। मतलब इफ यू आर राइटिंग 150 वर्ड आंसर इन 165 वर्ड्स चलेगा। इफ यू आर राइटिंग अराउंड 135 और 130 वर्ड्स चलेगा 150 वाला। उसी तरीके से 250 वाला 232 270 इट विल वर्क, ठीक है। बट इफ यू आर राइटिंग 150 वाला इन 100 वर्ड्स, ठीक है, और 250 वाला आंसर इन जस्ट 200 वर्ड्स, बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं चलेगा अगर आप 150 शब्द के उत्तर को सिर्फ 100 शब्दों में लिख रहे हैं तो, ठीक है। और इसको ना चलने के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि आप अपनी बातें सही रूप से रख ही नहीं पाएंगे 100 शब्दों में, ठीक है। हाँ, बट अगर आप इसको 165 से बियॉन्ड लेकर जाते हैं या 270 से बियॉन्ड लेकर जाते हैं, देन ऑल्सो इट विल नॉट बी अ बिग कंसर्न। बट क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया आपको 4000 शब्द लिखने हैं, ठीक है। तो अगर आप हर ऐसे आंसर में कर रहे हैं 250 वाले में 270 जा रहे हैं, 280 जा रहे हैं, ठीक है, और 150 वाले में 170 चले गए ऑन एन एवरेज, सो यू विल बी राइटिंग 1700 and 2800 वर्ड्स, ठीक है। दैट मीन्स 4500 वर्ड्स, 500 शब्द ज़्यादा लिखने होंगे, मतलब स्पीड और ज़्यादा बढ़ानी होगी, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। ऑलरेडी 4000 वर्ड्स इन 3 आवर्स इज डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। तो वहाँ पे यूपीएससी कुछ नहीं कहेगा कि हाँ ठीक है लिख लो, लिखो 200 क्या 250 क्या 300 लिखो तुम, बट नुकसान तुम्हारा ही होगा। क्यों? क्योंकि तुम पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे इस सिनारियो में, राइट। सो इट दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ±10% इज ओके, बियॉन्ड दिस इज नॉट परमिसिबल, इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, ठीक है। देन कम्स द हैंड राइटिंग। ये आप में से बहुत लोगों की समस्या है जो आप लिख रहे हैं, ठीक है। योर हैंड राइटिंग शुड बी वेरी क्लीन, नीट, ठीक है, एंड द आंसर मस्ट बी लेजिबल इनफ, ठीक है। इतना सुस्पष्ट उत्तर होना चाहिए कि आप बड़ी आसानी से इवैल्यूएटर उस आंसर को पढ़ पाए। ये ना हो कि इवैल्यूएटर को नजरें गड़ानी पड़ रही है, आपकी हैंडराइटिंग को समझने की कोशिश करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये अगर हो रहा है तो दिस इज गोइंग टू बी अ बैड इंप्रेशन ऑन इवैल्यूएटर। ये बहुत नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करेगा इवैल्यूएटर पे। उसका काम है वो करेगा चेक, ठीक है, बट जो इंप्रेशन आपका जाएगा वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा, ठीक है। साथ ही साथ आप में से बहुत सारे बच्चों के मैंने जो आंसर देख रहा था उसमें आपने क्या किया है, कुछ पॉइंट लिखा है फिर उसको काट दिया है, कुछ ने ऐसे काट दिया है, कुछ ने ऐसे करके काट दिया है, ठीक है, कुछ ने सिर्फ एक लाइन खींच के काट दिया है। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स ट्राई टू अवॉइड, कि ये गलतियां आपसे हो ही नहीं, ठीक है। कोशिश करना कि आपका आंसर कुछ इस तरह से हो जहां गलतियां हो ही नहीं, कोई भी शब्द काटा पीटा ना गया हो। दिस वन इज बेटर रादर देन लाइक दिस, ठीक है। सो हैंडराइटिंग इज इंपॉर्टेंट प्लस दीज टाइप ऑफ मिस्टेक्स की काटने पीटने वाला, ठीक है, ये काम नहीं करना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये बुलेट पॉइंट्स जो बनाए हैं ना वो बहुत बड़े बड़े बना देंगे लाइक दिस, या फिर डिजाइनिंग कर देंगे, ठीक है। दैट शुड नॉट बी डन, ठीक है। प्लस ऑल्सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन ओनली, जो आपकी शीट होगी
जो यूपीएससी आपको पकड़ाएगा, इट विल बी इन दिस वे, एंड यू नीड नॉट टू राइट हियर। आपको यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है, आपको यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ यूपीएससी लिखा होता है, इस एरिया में आपको कुछ नहीं लिखना है। अब यहाँ पर आप जनरली आप इस मार्जिन के बाद अपनी मार्जिन छोड़ देते हो, आप ऐसे लिखते हो, ठीक है। सो इस सिनारियो में हो क्या रहा है, ये जो स्पेस है, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दिस स्पेस प्रॉपरली, आप इस जगह का उपयोग सही तौर पे नहीं कर पा रहे हो। सो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम यू टू यूज दिस टाइप ऑफ थिंग, इस तरह से काम नहीं करना है, ठीक है। इफ यू आर हैविंग दिस स्पेस, ट्राई टू यूज इट द फुलेस्ट, आप इस पूरे स्पेस को यूज कीजिए, ठीक है। पॉइंट्स कर सकते हैं क्रिएट, ठीक है, एक आध लाइन में चलेगा, बट इस तरीके से जो पहले मैंने बताया था वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज व्हाट अबाउट हैंडराइटिंग एंड स्ट्रक्चर। नाउ वन लास्ट थिंग व्हिच इज लुक्ड इनटू व्हाइल चेकिंग योर आंसर इज द डायमेंशंस, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन के मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, एंड यू नीड टू कवर ऑल द डायमेंशंस, ठीक है। ऐसा नहीं कि इफ अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज आस्क्ड, आप 2 से 3 डायमेंशन में उसका आंसर लिख के खत्म कर दें। राइट ऑल ऑफ द डायमेंशन, इफ नॉट पॉसिबल कि सभी डायमेंशन आप कवर कर ले, आपको मैक्सिमम डायमेंशन कवर करना है। और मैक्सिमम डायमेंशन कवर करने का मतलब ये है कि रादर देन explaining 3 points in 3 lines each, you should explain 5 points in 2 lines each, ठीक है। so that number of dimension needs to be increased, even if it means you need to explain less, ठीक है। आप ज्यादा डायमेंशन कवर करो, अपने आंसर का जो होराइजन है उस होराइजन को बढ़ा दो। उस होराइजन को बढ़ाने का मतलब यह है कि चाहे आपको उस होराइजन को ज्यादा एक्सप्लेन ना कर पाओ, वो चल जाएगा, बट आपके आंसर के जो डायमेंशंस होने चाहिए, इट शुड बी मोर देन लेस। क्लियर है? So these are the parameters which are being used by UPSC to evaluate your answer, और ये होगा आपकी आंसर राइटिंग में। So these things are covered or these things are being evaluated. Any doubt or question related with this, you can ask. अच्छा, नींद से जाग गए? इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट में ही नहीं बेटा सचिन, सारे ही सब्जेक्ट में डेटा रिपोर्ट, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। बेशक यूपीएससी एनालिटिकल है, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू मेंस, अगर आप अपने एनालिसिस को, ठीक है, फैक्ट से कॉम्प्लीमेंट करते हो, मतलब जितना आपने एनालिसिस किया उस एनालिसिस के बाद आपने उसके साथ जुड़े हुए डेटा भी मेंशन कर दिए, ठीक है, सो इन दैट सिनेरियो आपका आंसर मच बेटर आंसर हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना, मेंस इज नॉट ओनली अबाउट एनालिसिस, मेंस इज आल्सो अबाउट reciprocating your analysis by sufficient data and example, ठीक है। तो जो मैं कह रहा हूं ना कि कंटेंट, सो इस कंटेंट में आपका डेटा, एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये मस्ट है,
अगर ये नहीं है तो आंसर बेशक एनालिटिकल होगा बट इम्पैक्टफुल कम होगा। डेटा याद कैसे रहेगा, ये तो बेटा मुश्किल प्रश्न है। ठीक है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, यू नीड टू मेमोराइज इट, इसे याद तो रखना पड़ेगा। और मेमोराइजेशन की बेस्ट टेक्निक होती है टू रिवाइज। ठीक है, और रिवाइज करते टाइम यू नीड टू प्रैक्टिस इट बाय राइटिंग डाउन। इट इज स्टिल द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ मेमोराइजिंग। ठीक है, जब आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन लिख लिख के जब आप करोगे, ठीक है, तो वो डबल वर्क करता है। वन, योर ब्रेन फंक्शंस इन रिवीजन, एंड सेकेंड योर हैंड फंक्शंस विच क्रिएट्स द ग्रेटर इम्पैक्ट। वो इम्प्रिंट जो होता है ना, वो ज़्यादा तगड़ा हो जाता है जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं। तो यूज एज मच पेन एज यू कैन। आपका हैंड आई एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन, क्रिकेट में तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन चलता है, यहाँ पे यूपीएससी में हाथों के साथ साथ आपका दिमाग, ठीक है, और आपकी आंखें, ये दोनों काम करना चाहिए। एक तरफ रिवीजन कर रहे हो, दूसरी तरफ हाथ चल रहा है और दिमाग उसको अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में फीड करते जा रहा है लास्टिंग इम्पैक्ट के साथ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। डन। So this is all about the art of answer writing. और भी कोई डाउट? चलिए, कोई डाउट नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जब हम बात करते हैं आंसर राइटिंग की, अब ये तो सिंपल सी बात है बेटा कि इतने सारे पैरामीटर्स पे खरा उतरने के बाद आंसर लिखना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, या इजी है? इज इट डिफिकल्ट और इजी? टाइम कंज्यूमिंग होगा, डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग होगा। इट इज डिफिकल्ट, बट इस डिफिकल्टी को आप एक ही तरीके से बेटा ओवरकम कर सकते हो, और वो तरीका है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस आप करोगे कैसे? ठीक है, ये भी सोचने वाली बात है कि भाई इतने सारे एस्पेक्ट है, कैसे किया जाए। सो मैं सिंपल स्टेप बताता हूँ कैसे करना है ये प्रैक्टिस। हाँ, इस प्रैक्टिस को, इस मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करने के बाद स्टार्टिंग में जो आपको आंसर लिखने का जो टाइम है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा, कम नहीं होगा। अगर अभी एक आंसर आप 20 मिनट 25 मिनट में लिख रहे हैं, तो इस स्ट्रेटेजी के साथ आपको आंसर लिखने में आराम से 30 से 35 मिनट लगेगा। बट ओवर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि हम 25 वाले बैच की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस ड्यूरेशन के लिए ये आपकी आंसर राइटिंग को मास्टर कर देगा। तो वो क्या तरीका है उस पर बात कर लेते हैं। आंसर राइटिंग से पहले, बिफोर राइटिंग द आंसर, आपको कुछ एसेंशियल स्टेप्स लेने होंगे, कुछ इम्पोर्टेंट काम करने होंगे, उसके बाद आंसर लिखना होगा। जनरली आप बच्चे क्या करते हो, क्वेश्चन पढ़ा सीधे आंसर लिखना शुरू। नो, दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस, कंप्लीटली रॉन्ग। आपने क्या करना है, क्योंकि अभी आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हो, है ना, तो इस सेंस में आपको फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू रीड एंड understand the demand of the question.
ठीक है, प्रश्न को पढ़ना है, समझना है और ये जानना है कि प्रश्न में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है, व्हाट एग्जैक्टली इज द डिमांड। और इसके लिए यू नीड टू रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट 3 टाइम्स, कम से कम 3 से 5 बार आपको प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 3 से 5 बार आपको प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। बेटा ऑप्शनल क्या है तुम्हारा श्रुति, पहले मुझे ये बताओ, उसके बाद बात करेंगे। सो यू नीड टू रीड द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मुश्किल है, कम से कम ऑप्शनल मुश्किल नहीं है, मेरे लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल को कैसे प्रिपेयर करना है ये बताना मुश्किल है। ठीक है बेटा सुष्मिता, इफ यू आर हैविंग हिस्ट्री यू आर हैविंग द बेस्ट टीचर। हाँ नूरफ शाह, आई टेल यू हाउ टू प्रिपेयर। ठीक है तुम्हारा ऑप्शनल PSIR है तो आई विल गाइड यू इन दैट सेंस। ठीक है, सो कम से कम आपको 3 से 5 बार क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद यू नीड टू अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और जिसे हम क्या कहते हैं, कीवर्ड्स। प्रश्न में के कौन कौन से कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है, उसको आपको अंडरलाइन करना होगा। और उसके बाद आप समझे कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, सो वंस यू आर अवेयर अबाउट द डिमांड, जैसे ही आपको इस प्रश्न की डिमांड समझ में आ गई है ना, द सेकेंड स्टेप which you need to take is to prepare the framework। उस आंसर का ढांचा तैयार करना होगा। ठीक है, ढांचा इन द सेंस, जैसे आपको डिमांड समझ में आ गई, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, डेफिनेटली आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स आ गए होंगे कि ये पॉइंट्स पूछे गए, ये पॉइंट्स इस आंसर में लिखना होगा। ठीक है, सो मान लो ठीक है, तो मान लो 10 पॉइंट्स है आंसर में, है ना, तो आपके दिमाग में 10 पॉइंट आ गए, वो 10 पॉइंट पूरे के पूरे लिख लो साइड में। अब ये आपको पता चल गया कि इस आंसर में ये 10 पॉइंट्स लिखने हैं। अब जैसे ये 10 पॉइंट पता चल गए, आपको इसका फ्रेमवर्क प्रिपेयर करना है। फ्रेमवर्क मीन्स कि इन 10 पॉइंट्स में से इंट्रोडक्शन में कौन से पॉइंट्स आने हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच नीड्स टू बी रिटन इन इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन में पॉइंट नंबर 2 और 3 इंट्रोडक्शन में जाएगा। पढ़ने और समझने के बाद आपको लगता है कि 2 और 3 इंट्रोडक्शन में जाना चाहिए। देन कंक्लूजन में आपको पॉइंट नंबर 6 और 7 जो आपको याद आया है वो जाएगा। ये एसेंशियली नॉट इन सीक्वेंस है। और रिमेनिंग पॉइंट बॉडी पोर्शन में, और उसमें भी सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, उसके बाद पॉइंट नंबर 10, ठीक है, फिर 4, 5, देन 9। ये इस हिसाब से याद मत रखना बेटा 1 2 3 4 5 6 कि 2 और 3 ही हमेशा। ये मैं बता रहा हूं कि ऐसे आपको अरेंज करना है, पूरे आंसर को आपको फ्लो में अरेंज करना है ताकि पूरा का पूरा आपका आंसर एक फ्लो में आ जाए। ऐसा ना हो कि पॉइंट नंबर 1 ये है, पॉइंट नंबर 2 ये है, फिर यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ, तो आपका आंसर क्या हुआ, कभी यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। ये आंसर होगा कचरा आंसर। ठीक है, पॉइंट सारे लिखे हैं, जितने चाहिए उतने ही लिखे हैं, बट क्या दिक्कत है, वो फ्लो नहीं है, स्मूथ नहीं है कि एक शुरू से शुरू करके आखिर तक खत्म हो गया है एक प्रॉपर सीक्वेंस में।
ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन की डिमांड समझने के बाद ये की पॉइंट्स लिखो, कौन कौन से पॉइंट्स आपके आंसर में आने चाहिए, और उसके बाद उसे प्रॉपर अरेंज करो, ठीक है। और दिस इज व्हाट वी कॉल द रफ वर्क। और जब ये रफ वर्क हो जाए, ठीक है, जब ये रफ वर्क हो जाए, देन राइटिंग द आंसर इज जस्ट आइसिंग ऑन द केक, और इट्स जस्ट अ केक वॉक। तो अगर आपको पूरा आंसर लिखने में 25 मिनट लग रहा है, मैं बता रहा हूँ बेटा क्यों नहीं आ रहे दिमाग में पॉइंट्स, ठीक है। अगर आपको पूरा आंसर लिखने में 25 मिनट लग रहा है तो डेफिनेटली आप लोग क्या गलती करते हैं मैं बताता हूँ। क्वेश्चन पढ़ा, आपने आंसर लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, 3-4 लाइन लिखे, फिर अब दिमाग में पॉइंट्स आने बंद हो गए, तो फिर आप बैठे हो, फिर कुछ एक पॉइंट याद आया, फिर उसे लिख दिया, फिर बैठ गए, फिर सोचने लग गए, फिर एक पॉइंट याद आया, फिर उसे सोच के लिख दिया। ऐसे करके आपका आंसर लिखा जाता है अभी के टाइम पे। इसकी बजाय करना क्या है, थोड़ा सा समय प्रश्न को पढ़ के समझने में दो, ठीक है। मान लो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहा हूं मैं एग्जांपल कि आपको 25 मिनट का टाइम लग रहा है एक आंसर लिखने में। वैसे कितना टाइम लग रहा है आप लोगों को एक आंसर लिखने में, जल्दी बताओ। On an average, how much time you take to write an answer? 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, approx 40 minutes. Okay. What about the others? 20 to 25 minutes. 30 minutes. Okay. So on an average हम मान ले 30 मिनट लग रहा है ना। तो अब देखो, अब ये 30 मिनट आप क्या कर रहे हो, पूरा आंसर लिखने में 30 मिनट लगा रहे हो। इसकी बजाय इस 30 मिनट को डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दो कैसे, पहले 5 मिनट आपको सिर्फ क्वेश्चन की डिमांड समझनी है, 5 मिनट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिमांड, कि प्रश्न में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। बेशक घड़ी सेट कर लो कि 5 मिनट सिर्फ मुझे सोचना है कि इस प्रश्न में पूछा क्या गया है, ठीक है। 5 मिनट से पहले मैं अगले स्टेप पे जाऊंगा ही नहीं, ठीक है। 5 मिनट सारा दिमाग लगा लिया सोचने में कि एग्जैक्टली डिमांड क्या है। उसके बाद अगले 10 मिनट से 15 मिनट, ठीक है, अगले 10 से 15 मिनट करो ब्रेनस्टॉर्मिंग। अपने दिमाग के घोड़े सारी दिशाओं में दौड़ा दो बेटा। और ये जो पॉइंट्स है, जो 10 पॉइंट्स हम यहाँ लिख रहे हैं, 10 हो, 20 हो, 25 हो, वो 10 से 15 मिनट दिमाग के घोड़े दौड़ा के वो सारे पॉइंट रफ में लिख लो कि ये पॉइंट मुझे इस आंसर में लिखना है, क्योंकि 5 मिनट में मुझे समझ में आ गया है कि इस आंसर में लिखना क्या है। अब 15 मिनट में मैं कंटेंट इकट्ठा करूंगा, उस आंसर के लिए क्या कंटेंट है वो इकट्ठा कर लिया। अब अगले 5 मिनट में तुम उस कंटेंट को जो इकट्ठा किया है उसे सीक्वेंस में अरेंज कर दो, प्रॉपर सीक्वेंस में। कितना समय लग गया बेटा तुम्हारा, 25 मिनट। मतलब अब तुम्हारे पास पूरा इंग्रेडिएंट तैयार है, दिमाग में पूरा फ्रेमवर्क तैयार है कि कब कब कैसे कैसे पॉइंट लिखना है। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, अब तुम्हें 150 शब्द लिखने में कितना समय लगेगा। ये सब करने के बाद अब तुम्हें 150 शब्द लिखने में अब हाथ तेज चलेंगे, फिर 15 मिनट लग जाएगा 150 शब्द में। बेटा ये तो बहुत ज्यादा टाइम है, मतलब 1 मिनट में सिर्फ 10 शब्द। पूरा फ्रेमवर्क तैयार है बेटा, ठीक है। सो एट मैक्स 5 to 10 मिनट्स।
तो 25 और 10 35। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू नीड टू वर्क अभी इन द स्टार्टिंग फेज, बिगिनिंग फेज में आपको इस तरीके से काम करना है। टाइम आपका सबसे ज्यादा अगर यहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग में लग रहा है ना तो चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर स्टार्टिंग में आप नोट्स देख लो, कोई दिक्कत नहीं है सेकेंड स्टेप में, ठीक है। और इसको रफ में करना, हवा में मत करना बेटा। ये सारा काम जो तुम करोगे ना इस प्रैक्टिस में, ये सारा काम ऑन पेपर होगा, क्योंकि अगर तुमने हवा हवा में ब्रेनस्टॉर्मिंग की ना तो लिखते टाइम फिर हवा हवा हो जाओगे। सो दैट शुड नॉट बी द केस। इसलिए ये सारा काम अंडरस्टैंडिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसका प्रॉपर सीक्वेंसिंग, ठीक है, ये सारा काम ऑन पेपर होना चाहिए। और उसके बाद फिर यू नीड टू राइट द आंसर। ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रैक्टिस नाउ। अब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और हर दिन 25 वाले, जो 25 वाले हैं वो हर दिन कम से कम 1 से 2 आंसर लिखे, मतलब हफ्ते के 10 से 15 आंसर तुम लोगों ने लिखना ही है। किसके लिए? 2025 वालों के लिए। और जो 2026 वाले हैं वो बेटा हफ्ते में 5 से 7 आंसर 2026 वाले, ये मैंडेटरी है। इतनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो ताकि जब तुम एक्चुअल में मेंस लिखने जाओ नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो तुम्हारे पास ये जो तुम्हारा ये 35 मिनट 30 मिनट है ना, ये 35 से 30 मिनट तुम्हारा कम होके 5 से 7 मिनट हो जाए, कि 5 से 7 मिनट में सोच भी रहे हो, उसको फ्रेम भी कर रहे हो और उसको आंसर भी लिख रहे हो। ये स्पीड चाहिए तुम्हें। एक 150 शब्द का आंसर लिखने के लिए आपको मिलता है समय 7 से 8 मिनट। तो आप सोच लो आप कितना ज्यादा समय ले रहे हो अभी, बट इट इज जस्टिफाइड। अभी जस्टिफाइड है क्योंकि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना अभी शुरू कर रहे हो, ठीक है। और इसे हमें वो 30 मिनट से कम करके 7 मिनट पर लेकर आना है। इतनी प्रैक्टिस की जरूरत है हमें। तो अभी वो 5-7 मिनट बेटा ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे ना, अभी जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, मेमोरी रिकलेक्टिंग पावर जो होगी वो आपकी बढ़ेगी। दिमाग ज्यादा से ज्यादा चीजों को जल्दी से जल्दी आपको रिकॉल करने में मदद करेगा, ठीक है। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये सारे काम आपके करने हैं। नाउ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अभी बच गया है आंसर राइटिंग का, दैट इज द डायरेक्टिव वर्ड, ठीक है, डायरेक्टिव वर्ड। अब ये डायरेक्टिव वर्ड क्या होते हैं बेटा? कई बार आपके क्वेश्चन में अलग अलग तरह के डायरेक्टिव वर्ड होते हैं, जैसे कि एनालाइज, डिस्कस, क्रिटिकली इवैल्यूएट, इवैल्यूएट, ठीक है, कमेंट, जस्टिफाई, इवैल्यूएट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। ये अलग अलग वर्ड्स है जो आपके आंसर में आपको नजर आएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। इन डायरेक्टिव वर्ड्स में किस डायरेक्टिव वर्ड में किस तरीके का आंसर लिखना है, ठीक है, दैट आई विल टेल यू टुमारो, ठीक है। कल की क्लास में आपको बताऊंगा कि हाउ टू राइट आंसर विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिव वर्ड। यूपीएससी आपको खुद बता देता है बेटा कि कैसे लिखना है, ठीक है। डन, चलिए, सो विद दिस आज की क्लास खत्म करते हैं। कल डायरेक्टिव वर्ड्स समझाऊंगा, ठीक है, फिर कल